हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मार्गरेट ब्रेन्स हिंदी पर। मार्गरेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मार्गरेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना होता है। ना ही यहां पर ऐसा होता है कि भाई आपने 2 चैप्टर देख लिए फिर कहा जाए कि आप कोई सब्सक्रिप्शन खरीद लो या कोई पैकेज परचेस कर लो, तो आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो हमारा आज का ये वीडियो होने वाला है भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान की जो एक बुक है हिस्ट्री या इतिहास, उसका चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसी का एक टॉपिक हम लेके चल रहे हैं, भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। तो हम बात करते हैं, पहले तो हम इन सारे शब्दों पर बात करेंगे। अनुबंधित क्या है, श्रमिक क्या है, जाने का मतलब कहाँ जा रहे हैं। भारत का मतलब आप समझते होंगे, मतलब ये भारत से बात की जा रही है तो इसका मतलब आप समझते होंगे भारत से कहीं दूसरी जगह जा रहे होंगे। अनुबंधित का मतलब क्या होता है, तो अनुबंधित का मतलब अगर आप देखें तो अनुबंधित का मतलब होता है कि ये किसी शर्त के तहत जा रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत जा रहे हैं। मतलब मेरी और आपके बीच में कोई बातचीत हो गई और उसका क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है। जब उसे कानूनी भाषा में बात करते हैं तो उसे अनुबंध कहते हैं, एग्रीमेंट जिसको आप कहते हैं, उस एग्रीमेंट या अनुबंध के तहत वो जा रहे हैं। श्रमिक आप समझते हैं कि मजदूर, तो श्रमिकों के जाने की बात की जा रही है। श्रमिक जा रहे हैं कहां से, भारत से जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं, अनुबंधित तौर पर जा रहे हैं, मतलब पहले ही इनका एग्रीमेंट हो गया कि आपकी नौकरी वहां लग गई है, इतने दिन काम करना, ये वेतन आपकी होगी। अब ये झूठ है या सही है, ये हम चैप्टर के अंदर बात करेंगे कि भाई उनकी जो नौकरी लगी है, ऐसा होता है ना कई बार कि हमने पढ़ाई करी, फिर हमने कहीं फॉरेन में अप्लाई किया, उन्होंने बोला आपकी सैलरी लग गई है, आपका ये एग्रीमेंट लेटर है, साइन कर दो, आपकी इतनी सैलरी होगी, रहने के लिए होगा, खाने के लिए, गाड़ी, ये ऐसी सब बातें कर दी। अब सच्चाई तो हमको क्या होगा, वहां जाकर पता चलेगी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि और कोई कंडीशन है। तो ऐसा ही इन मजदूरों के साथ था कि इनके साथ ये देखना था कि सच्चाई क्या है, मतलब इनके साथ क्या होने वाला है, सही में इनको अनुबंध के तहत जो बातें बताई गई हैं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हम चैप्टर के अंदर धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक टर्म आता है कि दुनिया क्या है, विविधता। दुनिया के अंदर विविधताएं बहुत हो गई हैं, दुनिया विविधता की तरफ चली गई है। तो अब विविधता का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में कहते हैं डाइवर्सिटी। विविधता का मतलब जब एक साथ कई प्रकार की चीजें आपको पाई जाती हैं उसको विविधता कहते हैं। जैसे कि हम क्या कहें, जैसे मान लीजिए कि ये रूम है, ठीक, इसके अंदर एक इडली डोसा खाने वाला है, एक ढोकला खाने वाला है, एक छोले पूड़ी खाने वाला है, या छोले कुलचे खाने वाला है, एक लिट्टी चोखा खाने वाला है, एक दाल चावल खाने वाला है, एक मछली चावल खाने वाला है। तो ऐसे सब वैरायटी बैठे, इसका मतलब क्या है कि हर एक जगह का व्यक्ति बैठा। खाने से मैंने क्या बताने की कोशिश की कि हर एक प्रदेश का कोई एक व्यक्ति बैठा है। तो इसको क्या कहेंगे, इस कमरे में बड़ी विविधता है। बोले एक छोटे से रूम में आपने 10 राज्यों के लोग बैठा लिए हैं, सब अपने अपनी प्रकार की। तो ये क्या कहलाती है, जब एक भौगोलिक क्षेत्र में, किसी एक पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग किस्म के, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, वो सब मिलाकर क्या कहती है, विविधता। भारत को कहा जाता है ना विविधताओं का देश, क्यों कहा जाता है, हमको कहते हैं ना विविधता में एकता। हमारे यहाँ पर कश्मीर में देखो तो खाने पीने रहने का तरीका अलग, गुजरात में अलग, राजस्थान में अलग, मध्य प्रदेश में अलग, उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी बदलाव, नॉर्थ ईस्ट में थोड़े से बदलाव, साउथ में थोड़े से बदलाव, फिर भी सब क्या है, भारत है, एक ही देश के अंदर रह रहे हैं। तो ये चीज कहलाती है विविधता। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं विविधता आपने समझ में आ गई होगी, विविधता क्या है। तो दुनिया क्या है, विविधता की तरफ चली। धीरे धीरे देखेंगे क्या है, तो 19वीं सदी के दौर की ये पूरी बातें जो चल रही हैं, पूरा चैप्टर हमारा जो चलेगा वो 19वीं सदी का चलेगा। थोड़ी सी बात 20वीं सदी की होगी आखिर में, आखिरी की 1-2 स्लाइड्स होंगी जिसमें हम 20वीं सदी की बात करेंगे। बाकी हमारी पूरी स्लाइड किस में बात होगी, 19वीं सदी, 19th सेंचुरी के अंदर बात करेंगे। 19th सेंचुरी का मतलब क्या है, 1800 से, है ना, 1800 से या 1801 से लेकर 1900 तक का जो समय है उसको क्या कहेंगे, 19th सेंचुरी कहेंगे। और 20th सेंचुरी क्या कहलाएगी, 20वीं सदी, 1901 से लेकर कहां तक का समय आपका, 1901 से लेकर 2000 तक का समय। तो हम सारी बातें 19वीं सदी की कर रहे हैं। तो दुनिया में विविधता आई, तो विविधता के साथ हम देखेंगे कई सारी चीजें आएंगी। एक चीज ये भी आई कि उस विविधता का ही रूप था कि श्रमिकों को ले जाया जाने लगा, भारत से अनुबंधित करके, है ना, उनसे एग्रीमेंट करके लेबर को ले जाने लगा। ये अपने आप में एक बड़ी चीज थी। अगर ये ग्लोबलाइजेशन का दौर ना होता, या हम ये कहें कि भाई एक पूरी दुनिया को हम क्या कर रहे हैं कि इकट्ठा ना बनाया जाता, पूरी दुनिया को इकट्ठा ना करते, भूमंडलीकृत ना किया जाता, तो शायद मजदूर यहां से वहां तक ना जाते।
भारत के मजदूरों को एक एग्रीमेंट के तहत अपना देश छोड़कर कोई दूसरे देश में जाना था और वहां जा रहे थे। ये क्या बात है कि भाई ये यहां से वहां जा रहे हैं, तो ये भूमंडलीकृत होने के कारण ही संभव हो पाया। दूसरी बात की विविधता, वहां पर क्या होंगे, जैसे मान लीजिए कि भारत के लोग निकलकर कहां चले गए, नेपाल चले गए, चाइना चले गए, तो चाइना में क्या करेंगे, वहां पर चाइना के लोग हैं और भारत के लोग आ गए, तो क्या होगा, विविधता होगी। उनका खाना पीना अलग, रहना अलग, उनका शकल सूरत अलग, हमारा शकल सूरत अलग, खाना पीना अलग, रहना हमारा अलग, तो क्या होगी, वहां पर क्या बनेगी, विविधता। अब वहां पर दो प्रकार की विविधता पाई जाने लगी है, चाइनीज भी मिल रहे हैं और इंडियंस भी मिल रहे हैं। फिर वहां पर आप मान लीजिए कि फिर धीरे से वहां पर आप माने कि सऊदी अरब के लोग आ गए, तो 3 प्रकार के लोग हो गए, तो ये सब क्या होंगे, विविधता का हिस्सा होते चले जाएंगे। तो श्रमिकों का ले जाया जाना भी क्या है, दुनिया की विविधताओं में से एक है। अब दुनिया की विविधताओं में से एक में अगर हम जो बात कर रहे हैं, तो अब विविधता का दौर आप देखें, जब 19वीं सदी चली तो इसने दुनिया भर में विविधता लाई और दुनिया भर को इकट्ठा किया, जिसको भूमंडलीकृत कहते हैं। इसका असर जो होगा वो हर एक देश के ऊपर अलग अलग पड़ेगा, हर एक वर्ग के ऊपर अलग अलग पड़ेगा। आप देखें कुछ जगह पर तो तेज आर्थिक वृद्धि हुई, कुछ लोगों की बहुत तेज, कुछ देशों की बहुत तेज आर्थिक वृद्धि हुई और कुछ जगह की जनता की कष्टों में वृद्धि हुई। उदाहरण के तौर पर अगर इसका उदाहरण मैं देखूं तो आपको मैं एक इंग्लैंड ले लेता हूं और दूसरा मैं भारत ले लेता हूं। आप देखेंगे कि जब इंग्लैंड ने भारत या उस जैसे कई और देशों को गुलाम बनाया तो इनकी क्या हुई, इनकी आर्थिक वृद्धि हुई। आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आर्थिक वृद्धि कैसे हुई, क्योंकि यहां से धन लूट कर ये ले जाना स्टार्ट कर दिया, यहां से सारी धन संपदा हमारे ऊपर कर लगाते हैं, इसलिए तो हमको कहते हैं कि ये हम इनके गुलाम रहे, ने बड़ा हमारा शोषण किया है। तो यहां पर क्या हुई, यहां से सारा धन ले जाने लगे, इंग्लैंड में जाने लगा, तो इनकी आर्थिक वृद्धि हुई। धन कहां से जा रहा था, धन पूरा जा रहा था आपका भारत से पूरा धन यहां ट्रांसफर हो रहा था। तो भारत में क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, भारत की जनता के लिए कष्ट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे यार। पहले हम आराम से ऐसो आराम से रहते थे, अब क्या हो गई, गरीबी बढ़ना स्टार्ट हो गई और कष्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ये यहां पर हमको देखने को मिलता है। तो तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई, लेकिन सब जगह नहीं। किसी इलाके में वृद्धि हो रही थी तो किसी इलाके में कष्ट बढ़ रहे थे। उदाहरण के तौर पर हमने इंग्लैंड और भारत को लिया। ऐसे ही कुछ लोगों की आय में वृद्धि हुई, दूसरी जगह क्या हुआ, बेहिसाब गरीबी होना स्टार्ट होती है। तो हम अगर दुनिया के तौर पर देखें तो इंग्लैंड के लोगों की आर्थिक वृद्धि या इनकी आय भी बढ़ी, भारत के लोगों की आय भी घटी। या फिर एक उदाहरण मैं लेना चाहूं, आपको बताऊं तो हम 2 प्रकार के लोग लेते हैं, एक को कहते हैं जमींदार, है ना, एक को कहते हैं जमींदार और दूसरा कहलाता है किसान। किसान क्यों ले रहा हूं मैं, उसके पहले बताऊंगा आपको। पहले खेती किसानी को सबसे अच्छा काम मानते थे। एक कहावत चला करती थी, उत्तम खेती मध्यम व्यापार निकृष्ट चाकरी। मतलब सबसे अच्छी जो चीज है वो है खेती, मध्यम की चीज है वो दुकानदारी आप कर लो, और सबसे रद्दी जो चीज है वो है किसी की नौकरी आप कर लो। तो इस कहावत से मतलब क्या समझ में आ रहा हो, किसानों की स्थिति कभी बहुत अच्छी रही होगी। लेकिन जब उपनिवेश का दौर आया, जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, तो उसमें कुछ जमींदारी प्रथा उन्होंने लगाई, जमींदारों को बुलाया। ये कौन होते हैं जमींदार, ये कर वसूलते हैं, है ना। तो अब इनने क्या किया कि ये कर वसूलेंगे तो खुद तो देंगे नहीं, तो ये कर वसूलने के लिए कर किसके ऊपर थोपेंगे, तो इनके द्वारा जो कर थोपे जाएंगे वो इनके ऊपर थोपे जाएंगे, किसानों के ऊपर। किसानों के ऊपर इनने कर थोप दिए और किसानों की क्या हो गई, आय घटना स्टार्ट हो गई। इनकी आय में क्या हो गई, गिरावट आना स्टार्ट हो गई, आय गिरना स्टार्ट हो गई। और ये कर ले रहे हैं तो कुछ उनको भी दे रहे हैं, कुछ बीच में भी खा रहे हैं, तो इनकी आय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आप एक ही देश के अंदर देख लीजिए कि कुछ लोगों की आय में वृद्धि हुई और दूसरे लोगों के लिए बेहिसाब गरीबी। कोई और गरीब किसान है, चुका ही नहीं पा रहा, और गरीबी। भारत में ऐसे ही तो गरीबी बढ़ी है ना। तो ये वाली बात समझ में आई कि कुछ लोगों की आय में वृद्धि हो गई और दूसरे लोगों के लिए बेहिसाब गरीबी आ गई। दोनों बातें समझ ली। सबसे पहला पॉइंट समझ लिया, आर्थिक वृद्धि मतलब पूरा मेल जोल करके भाई आर्थिक तरीके से उसका विकास हो गया, जैसे भारत से धन ले जाकर इंग्लैंड ने किया। और जब भारत से जा रहा है तो भारत की क्या हो रही है, यहाँ की जनता के लिए कष्ट बढ़ रहे हैं। अब दूसरी बात आती है, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति हुई, दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों को इजाद किया गया, या नए रूपों की इजाद की दुनिया थी, है ना, कि अलग अलग तरीके से उत्पीड़न के। अब ये भी हम भारत और इंग्लैंड के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं ना। चलिए देखते हैं। कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति हुई
और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की इजाद की दुनिया थी, है ना। यहां पर क्या है, यहां पर ऐसी दुनिया थी कि यहां पर उत्पीड़न हो रहा था। उदाहरण के तौर पर हमने वही गुलाम वाला उदाहरण ले लो, या भारत का उदाहरण, चूंकि आप इंडिया में रहते हैं सभी लोग, तो आप भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, चूंकि हमारा देश है, प्यारा देश है, ठीक। तो अब इसमें हमने फिर से वही उदाहरण लिए कि एक तो मैं इंग्लैंड लेता हूं, है ना, एक तो मैं इंग्लैंड लेता हूं और दूसरा मैंने फिर से क्या ले लिया, भारत ले लिया। अब इसमें क्या कह रहे हैं, तकनीकी प्रगति। तो आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति कहां पर सबसे पहले आई थी, यहां पर औद्योगिक क्रांति आई थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या है, औद्योगिक क्रांति आ रही थी, औद्योगिक क्रांति आ रही थी तो मशीनें लग रही थी। मशीन लग रही थी कि नहीं लग रही थी? मशीन लगने का मतलब ही क्या है, तकनीकी। मशीन लगने का मतलब ही क्या है, तकनीकी। मशीन लगने का मतलब तकनीकी हो जाता है। तो अब आप देखेंगे इंग्लैंड में तकनीकी, और हमने देखा कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से तकनीकी या औद्योगिकरण कहां हुआ, इंग्लैंड में। तो यहां पर तकनीकी का खेल, तकनीकी से प्रगति हुई। यहां पर कपड़े और सारे सामान किससे बने लगेंगे, मशीन से। वहीं भारत का अगर आप उदाहरण लेते हैं तो भारत में तकनीकी थोड़ा सा लेट आई। कैसे लेट आई कि हमको गुलाम बना लिया गया। तकनीकी लेट आने के पीछे कारण क्या है कि हम गुलाम बन गए। गुलाम क्यों बनाया गया हमको, क्योंकि आपने जो तकनीकी लगाई थी यहां पर, उस तकनीकी में जो आपकी मशीन चल रही थी, इस मशीन को कच्चा माल चाहिए था, और आपका देश तो था छोटा सा, तो आपका देश कच्चा माल दे नहीं पा रहा था, इसीलिए तो आपने हमारे जैसे देशों को गुलाम बनाया था। और हमारे जैसे देशों को गुलाम बनाया तो यहाँ का जो कृषि उत्पाद है उसको ले जा रहे हैं कहां पर, अपने देश में। भाई हमारा किसान क्यों बेचे आपको, आपको सोचिए ना कि वो क्यों बेचे तो उनको क्या किया जा रहा होगा, उनको कष्ट दिया जा रहा होगा, टैक्स लादे जा रहे होंगे, मारा पीटा जा रहा होगा। इसी कारण से तो भारत का किसान माल बेचने के लिए मजबूर हो रहा होगा इंग्लैंड को, और जब वो यहां पर माल बेचेगा इनके व्यापारियों को, तभी इनका भला हो पा रहा था। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भला किसका हो रहा है, इंग्लैंड का, क्योंकि यहां पर तकनीकी आ गई। अगर ये भारत में तकनीकी लगा देंगे तो भारत वाले लोग माल बेचेंगे क्या, नहीं बेचेंगे। तो शुरू में तो हमको बहुत ज्यादा भाव दिए, बाद में फिर हमारे भाव मिट्टी मोल कर दिए हमारे कृषि उत्पादों के। तो यहां पर जबरदस्ती आप देखें किसानों के ऊपर थोपा गया कि आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, है ना। ये थोपा गया, तिनकठिया प्रथा कहलाती है, थोपी गई चीजें होती थी। तो यहां पर लोगों का क्या किया गया, उत्पीड़न। लोगों ने मना किया कि हम नहीं करेंगे तो उनको मारा पीटा गया, जेल में डाला गया। तो ऐसा ही कहा गया कि एक तरफ तो तकनीकी की प्रगति है और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न की नई दुनिया इजाद हो गई है। एक नया ही दौर चल रहा है, मार रहे पीटा। वैसा ही अफ्रीका में हुआ, साउथ अफ्रीका के अंदर या पूरे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। तो ये तीनों पॉइंट में ये मान रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आर्थिक वृद्धि के साथ साथ आपकी क्या हो गई, कष्टों की वृद्धि भी हो गई लोगों की। कुछ लोगों की आय बढ़ी, कुछ की घटी। कुछ जगह पर तकनीकी की प्रगति हुई, कुछ जगह पर उत्पीड़न का दौर भी आ गया। अब ये सब तो चल ही रहा था। अब जब आपने मशीनें यहां पर लगा दी, आपने जब यहां पर बड़े बड़े बागान बना दिए, तो मजदूर तो लाने पड़ेंगे, मजदूर तो आपके पास है नहीं। तो क्या हो रहा था कि भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों, सड़कों और रेलवे निर्माण की परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जा रहा था। जब भारत चीन के लाखों लोग अलग अलग जगह पर जा रहे थे, किस चीज को लेकर जा रहे थे कि भाई इनका क्या होगा, बागानों में, खदानों में, सड़कों, रेलवे निर्माण की परियोजनाओं में काम करने के लिए इनको दूसरे देशों में ले जा रहे थे। दूसरे देशों में जाएंगे तो ये अपनी एक संस्कृति भी बनाएंगे, अपनी विविधता भी तैयार करेंगे, वहां के देश से मिलेंगे। अब ये मजदूर जो भी भारत से जा रहे थे, चाइना से जा रहे थे या कहीं से भी जा रहे थे, इन मजदूरों को अंग्रेज कैसे लेवा जा रहे थे, तो ये मजदूर क्या कहलाते थे, इनको कहते हैं अनुबंधित श्रमिक। मतलब एक एग्रीमेंट के तहत इनको ले जाया जा रहा था। एग्रीमेंट के तहत क्या है कि एक खास तरह का अनुबंध या एग्रीमेंट था, उसके तहत इनको ले जाया जाता था। मतलब उसमें भरा जाएगा, उसमें लिखा जाएगा कि आपको ले जाया जा रहा है, आप 3 साल तक वहां काम करेंगे, आपको पर डे इतना पैसा मिलेगा, रहने के लिए घर मिलेगा, खाने के लिए ये मिलेगा, फलाना ढिकाना, सारी बातें वहां पर लिख दी जाएंगी और आप वहां पर चले जाते थे। अब उसमें एक शर्त डली रहती थी, आपको बताते नहीं, आपको जो जाएंगे ना, अभी आगे देखेंगे, आपको सब झूठ बताया जाएगा। उसमें शर्त क्या थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वो स्वदेश की तरफ आ सकते हैं, अपने देश की तरफ लौट सकते हैं। अगर 5 साल से कम के पहले उन्होंने सोचा 5 साल से कम का समय है, तो फिर वो अपने देश की तरफ नहीं आ सकते हैं। आप देखेंगे ये मजदूर काम कर रहे हैं, ये कोको का एक, मतलब जो कॉफी निकलती है, कोको का एक बागान है, वहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ मजदूर यहाँ पर ऐसे काम कर रहे हैं। आपको देख रहे हैं गरीब से बेचारे बैठे हुए हैं, अपना कुछ काम कर रहे हैं। तो इनको एक खास तरीके के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जा रहा था। ये एग्रीमेंट है, आपको क्लियर नहीं दिखेगा, आपकी बुक के अंदर भी दिया गया है। ये एग्रीमेंट में आपका नाम लिखेंगे,
आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, आपको कम से कम 5 साल है वो लिखा जाएगा, आपकी सैलरी कितनी होगी, आप रहेंगे, सारी बातें यहाँ पर लिख ली जाएंगी। और भी सब कुछ अंग्रेजी में अपनी भाषा में लिखते हैं। आपका लगेगा अंगूठा, ये लगा हुआ ना यहाँ पर, आपका लगेगा अंगूठा। आप तो साइन कर नहीं पाएंगे क्योंकि अभी भारत में कई सारे लोग साइन नहीं कर पाते, पहले कहाँ से कर पाते होंगे, तो साइन कर नहीं पाएंगे, अंगूठा लगाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। शर्तें क्या है आपको मौखिक बता दी गई, लिखी क्या है अब आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ये फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, भाई ये क्या है, ये वही मजदूर आप देख रहे होंगे। तो ऐसे अनुबंधित तरीके से इन मजदूरों को वहां ले जाकर काम करवाया जा रहा था। अब देखना, भारत से जो मजदूर जा रहे थे वो भारत में ज्यादातर मजदूर कहां से थे, भारत से जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के तहत लोग जा रहे थे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश मतलब बिहार के आसपास वाला इलाका, बिहार, मध्य भारत, तमिलनाडु के सूखे इलाके वाले लोग हुआ करते थे। और इन इलाकों में क्या हुआ कि जब यहां से भारी मात्रा में लोग निकलेंगे तो क्या होगा, बहुत बदलाव आएगा। खासतौर से कहां, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश वाला इलाका जो हो गया वो, और तमिलनाडु में। यहां से जब ज्यादा मात्रा में मजदूर निकल जाएंगे तो यहां पर प्रभाव क्या आएगा, बदलाव क्या होगा कि यहां पर जो कुटीर उद्योग लोग चला रहे थे तो वो कुटीर उद्योग बिल्कुल से बंद हो जाएंगे, लोग निकल गए खेती, अब वापसी का कोई रास्ता है नहीं, आपको पता नहीं, आपको पता है कि हम आएंगे पैसे वाले होकर, लेकिन वहां जाकर क्या होगा अभी तो आप जानते ही नहीं है ना क्या होने वाला है। तो आप क्या होगा, कुटीर उद्योग यहां पर खत्म होने लगे। आप जो कुटीर उद्योग का मतलब क्या होता है, जो घर, कुटीर का मतलब होता है घर, मतलब जो घर में चलाए जा रहे उद्योग होते हैं वो खत्म होने लगे। जमीन का भाड़ा बढ़ा दिया गया, जमीन का भाड़ा बढ़ाया गया तो लोगों ने क्या किया कि चुकाने के लिए बटाई पर और जमीन रखी, लेकिन जब नहीं चुका पाए तो जमीन का भाड़ा बढ़ने से क्या हुआ, कर्जा बढ़ना स्टार्ट हो गया, कर्ज चढ़ने लगा उनके ऊपर, कर्ज बढ़ने लगा उनके ऊपर। बागानों के लिए जमीनें साफ की गई, है ना, कि यहां पर बागानी खेती की जाएगी तो उनको जमीनों को साफ किया जा रहा था। ये सारी बातें यहां पर होना स्टार्ट हो गई कि ये बदलाव आपको मिले। भाड़ा बढ़ा, कर्ज बढ़ा, कुटीर उद्योग खत्म हो चुकी है, आपके पास कमाई के कोई साधन बचे नहीं है तो कर्ज तो बढ़ने, खेती करेंगे तो हमने बटाई पर जमीन ली, चूंकि अब बटाई लोग चले गए, कुटीर उद्योग खत्म हो गए तो हमने बटाई पर जमीन ली, उन्होंने भाड़ा बढ़ा दिया, भाड़ा बढ़ा दिया, हम चुका नहीं पाए तो कर्जा बढ़ गया हमारे ऊपर। और उन्होंने देखा कि यार ये तो अच्छा बिजनेस है, तो यहां पर उन्होंने क्या किया, ये बिजनेस को और बढ़ाने के लिए, बागान और तैयार करवाने के लिए जमीनों को साफ करवाया गया और बागानों को लगवाया गया। अब जो भारतीय श्रमिक हैं, इन श्रमिकों को कहां ले जाया जा रहा था, ये कहां जा रहे थे, इनको कहां भेजा जा रहा था। मुख्य रूप से ये श्रमिक जा रहे थे कैरिबियाई द्वीप समूह, कैरिबियाई द्वीप समूह मतलब वो वेस्ट इंडीज वगैरह ये वाला इलाका, मतलब त्रिनिदाद, गुआना, सूरीनाम, इन सब जगहों पर इनको ले जाया जा रहा था। मॉरिशस और फिजी भी जाते थे ना, इन देशों में इनको ले जाया जा रहा था, वहां पर इनको भेजते थे। क्यों ले जाया जा रहा था, क्योंकि यहां पर कॉफी, है ना, कॉफी के बागान थे, रबड़ के बागान थे, है ना, रबड़ के बागान थे, चाय की भी खेती ठीक ठाक होती है लेकिन यहाँ पर कॉफी प्रमुख है। तो यहाँ पर इन सब बागानों में काम करवाने के लिए इनको ले जाया जा रहा था। तमिल अप्रवासी मतलब तमिलनाडु के जो लोग हैं उनको सीलोन, सीलोन का मतलब है श्रीलंका और मलाया का मतलब है इंडोनेशिया का एक जगह है, इंडोनेशिया का एक छोटा सा इलाका है जिसको मलाया प्रायद्वीप भी कहते हैं। इंडोनेशिया का बहुत बड़ा भूभाग भी हो जाता है ना, आपने मलक्का वगैरह भी नाम सुने होंगे। तो तमिल वाले लोग कहां जा रहे थे, इनको श्रीलंका ले जा रहे थे और मलेशिया, आपका कहां ले जाया जा रहा था, आपको इंडोनेशिया ले जाया था, सीलोन और मलाया ले जा रहा था। कई सारे अनुबंधित मजदूर भारत में ही रहे, उनको असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए ले जाया गया। चाय बागान क्या होते हैं आप जानते होंगे, चाय के खेत होते हैं। चाय का कोई खेत होता है वो ढालू होता है ना, चाय के खेत की अगर हम बात करें तो वो कैसा होता है, ढलवा टाइप का, मतलब इस तरीके का खेत होगा, इस पर चाय के पौधे तैयार हो जाएंगे, है ना, ऐसी खेती इनकी हो जाएगी। तो इस पर चाय की खेती ऐसी खेती है कि बागान तो तैयार होते हैं लेकिन इनमें मजदूर भी बहुत चाहिए। चाय का खेत ढलवा क्यों होता है, चाय का पौधा पानी बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको पानी बहुत चाहिए, पानी पर्याप्त मात्रा में चाहिए, लेकिन पानी यहाँ पर जड़ों पर रुकना नहीं चाहिए, रुका और पेड़ सड़ा, इससे ढालू होता है कि पानी निकल जाएगा नीचे की तरफ। अब यहाँ पर चाय में पेड़ की कटिंग करना है, पत्तियां तोड़ना है, पेड़ रोपना, तो मजदूरों की बहुत जरूरत पड़ती है। तो आसाम के चाय के बागानों में भी मजदूरों को ले जाया जा रहा था, अनुबंधित करके उनके साथ एग्रीमेंट कर कर उनको भी ले जाया जा रहा था। तो प्रमुख रूप से आपको कहां मिल गए, कैरिबियाई द्वीप चले गए, मॉरिशस चले गए, फिजी चले गए, तमिलनाडु वाले सीलोन चले गए और मलाया चले गए, और बाकी के कुछ लोग कहां चले गए, आपके बाकी कुछ लोग चले जाते हैं आसाम के अंतर्गत, आसाम के चाय के अंदर, आसाम के चाय के बागानों के अंतर्गत वो चले जाते हैं। क्लियर।
चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है। तो अब जो मजदूर हैं इनकी भर्ती कैसे हो रही है। तो मजदूरों की भर्ती का जो काम है उनके मालिकों के एजेंटों के द्वारा किया जाता है। और दुनिया में आप ये मान के चलना कोई बिना स्वार्थ के काम नहीं करता, ये मान लेना, आप गांठ लगा लेना कि बिना स्वार्थ के कोई काम करता नहीं है। तो एजेंटों का स्वार्थ क्या होगा, एजेंटों का स्वार्थ है कि उनको कमीशन मिलता था, हर एक मजदूर को ले जाएंगे तो उस पर इनको कुछ कमीशन मिलता था कि आप 1 ला रहे हैं तो आपको 2, 500, 1000 जो भी रुपए मिलता था वो कमीशन मिलता था। और उस कमीशन की लालच में ये एजेंट सही बात बताते नहीं थे, उनसे झूठी जानकारियां शेयर करते थे। कैसे, जैसे आपको कहां जाना है आपको नहीं पता है, आपको बोला गया है, आप किस यात्रा के थ्रू जाएंगे आपको ये भी नहीं पता है, यात्रा के साधन क्या होंगे, ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे, जहाज में जाएंगे, आपको ले जाया जाएगा। काम क्या करना होगा, काम का भी नहीं पता। नई जगह पर काम और जीवन के हालात कैसे होंगे आपको कुछ भी नहीं पता है कि आप यहां पर काम क्या करने वाले हैं, है ना, आपका यहां पर काम क्या होने वाला है, आप यात्रा के साधन आप पे क्या होने वाले हैं, है ना, आप कैसे जाएंगे, कहां जाएंगे, आपके साथ कैसा बर्ताव होना, कुछ भी पता नहीं है। बस ये दे दिया कि पैसा मिलेगा, सब बढ़िया है, चकाचक, आपको सारी झूठी जानकारी यहां पर दे दी। तो बहुत सारे अप्रवासी, है ना, ये तो ठीक है कि लोग जाने लगे। अब ये इनकी तरफ आ क्यों रहे थे, इन एजेंटों की तरफ लोग क्यों आ रहे थे कि भाई हमें भेज दो। तो इनके पास आने के पीछे कारण ये है कि बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में जो उत्पीड़न हो रहा था उससे बड़े परेशान थे। बोले इससे अच्छा है कि वहां मर जाएंगे, कुछ कमा तो लेंगे। उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए ये क्या थे, यहां पर आ रहे थे और अनुबंधों के साथ मजदूरी करने के लिए जा रहे थे, एजेंटों से मिल रहे थे। तो भर्ती का काम एजेंटों के पास था, एजेंट कमीशन के चक्कर में भर्ती करते थे, भ्रामक जानकारियां देते थे, आपको सही जानकारी बताएंगे नहीं। और लोग इनके पास क्यों आ रहे थे, वो अपनी गरीबी और उत्पीड़न से बचने के लिए गांव छोड़कर मजदूरी करने के लिए आ रहे थे। 19वीं सदी के दौर में इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास व्यवस्था कहा था। दास व्यवस्था का मतलब क्या होता है, दास व्यवस्था कहलाती है एक तरीके का गुलाम बना लेना। मतलब आप अब हमारे गुलाम हो गए हैं, हम आपको पैसा देंगे लेकिन आप हमें छोड़कर जा नहीं सकते, आपको हमारे यहाँ काम करना होगा। और आप इतने दूर चले गए हैं, पैसा मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो प्राण बचाने के लिए आपको काम यहाँ पर करना होगा। तो ये नई दास व्यवस्था, इनको ये नाम दिया गया। मजदूर जो है जिनको बड़ी खुशी खुशी भेजा जाता था कि भाई तुमको हम भेज रहे हैं ऐसा वैसा, और उनको जो बातें एजेंटों ने पिछली स्लाइड पर हमने देखी कि जो बताई हैं, उनको जब पता चलती है ये बातें जो उनको दी गई कि बहुत बेहतरीन जगह है यार, गजब, आप यात्रा में एकदम लग्जरी में जाएंगे, काम तो कुछ करने नहीं है, पड़े पड़े मिलेगा, है ना। वो देखियो ना आपने हीरा ठाकुर वाली पिक्चर, उसमें वो कहता है कि बोले काम क्या करते हैं, बोले बस मालिक बैठता है, हम लेटते हैं, वो गाड़ी के नीचे लेट के खोलता रहता है ना। तो बोले सारा काम बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत कंधों पर भार रहता है, कंधों पर भार के गाड़ी पे माल लाता है। तो ऐसी झूठी जानकारियां आपके साथ कह दी गई। तो अब मजदूर जब वहां पहुंचे तो फिर उनको पता चला कि हमारे साथ तो चोट हो गई है, हमारा तो बहुत नुकसान हो गया है। तो फिर भौचक्के रह गए कि भैया क्या होगा अब हमारे साथ। तो आप देखना कि उनको लग रहा था, जैसा उनको पढ़ाया गया था कि हमको ये है, तो जब हमको बताया जाएगा तो उम्मीद जग जाती ना, भाई यहाँ ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, ये होगा। हम सारी बातों का दिमाग लगा लेते हैं, दिमाग है ना, अपने मनी मन में सब कुछ ऐसा होगा, इतना पैसा मिलेगा तो इतना घर भेज देंगे, ये कर देंगे, वो फलाना ठिकाना सब। और वहां गए तो उम्मीदों पर फिर गया पानी। मतलब जैसी उम्मीद कर रहे थे वैसे हालात वहां के आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जब हालात देखने को नहीं मिलेंगे, कैसे हालात देखने को मिलेंगे, जीवन एवं कार्य की स्थितियां इतनी कठोर थी कि वहां पर जीवन निर्वाह करना बहुत मुश्किल था। मजदूरों के पास कानूनी अधिकार नहीं थे, एक भी बोलने नाम मात्र का कानूनी अधिकार नहीं था। अब देखना वहां पर लोग बताते हैं कि जब काम के लिए गए, गिरमिटिया मजदूरी करने, तो कई सारे लोगों के तो हाथ ही छिल जाते 6-7 दिन में, 6-7 दिन से ज्यादा काम नहीं कर पाते। और अगर आप बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, दिन भर में जितना काम बताया वो नहीं कर पाएंगे, तो आपको सजा दी जाएगी, प्रताड़ित किया जाएगा। अगर आपने काम किया है तो वो संतुष्टिपूर्ण है कि नहीं है, उसको जांचा परखा जाएगा। अगर नहीं है तब भी आपको सजा दी जाएगी, प्रताड़ित किया जाएगा, और आपकी वेतन भी काटी जाएगी जिसके लिए आप काम करने गए हुए थे यहाँ पर। तो जीवन एवं कार्य स्थितियां बड़ी खतरनाक थी। मजदूरों के पास किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था या कोई कानूनी अधिकार नहीं हुआ करते थे। अब जब फंस गए, हमारा होता ना एक कहावत है कि भाई ओखली में सर दिया तो मूसल का क्या डर, है ना, एक कहावत कहते हैं ना, देवी वरदान ना देगी तो घर आन देगी, चले जाएंगे तो सिर थोड़ी काटेगी, वापस आ जाएंगे। तो ऐसे ही इनका है कि बोले अब तो फंस गए हैं, अब मरता क्या ना करता, फंस ही गए हैं तो कुछ तो करो। तो उनने वैसी परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लिया, जिंदगी को बसर करने के अपने तरीके इन्हें ढूंढ लिए। ये मजदूर आप देखें, ऐसे मजदूरों को आइडेंटिफाई, ये नंबर लगा दिए, चिपका दिए, 1300, है ना, ये सारे नंबर 1364, 66, 67, 68, ये सारे नंबर यहाँ पर चिपका दिए। ऐसे नंबर हुआ करते थे यहाँ पर। और ये मजदूर आप देख पा रहे हैं कि इनको ले जाए, इनकी पहचान करने के लिए नंबर डले हुए हैं कि ऐसे ऐसे मजदूर यहाँ पर जा रहे हैं, उनके नंबर चिपका दिए गए।
क्या ढूंढा वहां पर, मतलब जो मजदूर गए हैं उन्होंने अपनी जिंदगी बसर करने के लिए क्या किया, तो उन्होंने छोटी छोटी चीजों में खुशियां देखना स्टार्ट कर दी। जैसे हम त्रिनिदाद की बात करें, त्रिनिदाद में एक मुहर्रम का त्योहार होता है। मुहर्रम आप समझते होंगे, इस्लाम धर्म के अंदर एक त्योहार होता है मुहर्रम। तो मुहर्रम का जो सालाना जुलूस निकलता था उसे क्या कर दिया, एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। क्यों दे दिया गया, क्योंकि यहाँ भारत से कई सारे मुस्लिम भी गए थे, कई सारे गैर मुस्लिम भी गए थे, हिंदू भी गए थे, ईसाई भी गए थे, बहुत सारे लोग वहां पर गए थे। तो इस मेले को क्या नाम दे दिया गया, विशाल उत्सव का मेला नाम दे दिया गया। और इस मेले को वहां पर कहते थे होसे, इमाम हुसैन के नाम पर इसको कहा गया, होसे नाम दिया गया। और ये त्रिनिदाद का मुहर्रम हुआ करता था, जिसको क्या कर दिया गया, जिसको एक विशाल उत्सवी मेला बना दिया गया। रास्ताफारियानवाद एक विद्रोही धर्म था, रास्ताफारियानवाद नामक एक विद्रोही धर्म था। खासतौर से क्या था, ये इसे जमैका के रैगे गायक, है ना, रैगे गायक कौन है, रैगे गायक बॉब माले, है ना, इन बॉब माले ने इसको बड़ी ख्याति तक, इसकी बहुत पहचान बनाई थी, इसको अपनी ख्याति तक, ताकि लोग इसको पहचानने लगे, ख्याति तक पहुंचाया था। तो इस विद्रोही धर्म में भारतीय अप्रवासी और कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। लोग मिलने लगे, चूंकि हम भी परेशान थे, वहां के लोग भी परेशान थे, तो इनमें क्या है, आपसी मेल मिलाप बढ़ने लगा। त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक, चटनी म्यूजिक का मतलब वो नहीं कि आप चटनी बांटने बैठ जाएंगे, म्यूजिक का एक तरीका है, उसको कहते हैं चटनी म्यूजिक। तो ये चटनी म्यूजिक भी जो है वो भारतीय अप्रवासी जब वहां पहुंच गए उसके बाद ही ये चटनी म्यूजिक की उनके पहुंचने के बाद ही इसकी रचना सामने आई, इसकी जो उत्पत्ति है या इसकी अभिव्यक्ति है वो सामने आती है। तो ये ऐसे कई सारे उदाहरण यहाँ पर क्या है, भरे पड़े हुए हैं। मतलब कि आप देखें कि भाई जब भारत के लोग जा रहे हैं, अलग अलग देश के लोग जा रहे हैं, तो वहां पर वहां की संस्कृति से मिलते होंगे और एक नया रूप निकल कर आता होगा। मतलब हम ऐसा कहें कि संस्कृति का समागम एक तरीके से हो रहा होगा वहां पर। जैसा हमने देखा कि भाई मुहर्रम जो मुस्लिम्स का त्योहार है उसे विश्व मेले का नाम दे दिया। जो एक विद्रोह है ना, रास्ताफारियानवाद जो एक विद्रोह था, उसमें भी कुछ भारतीय लोग मिल गए, कुछ कैरिबियाई द्वीप के लोग मिल गए, एक अलग ही झलक देखने को मिली। वैसे ही चटनी म्यूजिक, जब भारतीय वहां पहुंचे तो उस चटनी म्यूजिक रूप की, जो चटनी म्यूजिक है वो उनके पहुंचने के बाद ही वहां पर उसकी रचनात्मक अभिव्यक्ति हुई है कि वो और ज्यादा खुलकर आ गई है। तो इससे कई उदाहरण हैं। तो क्या हो रहा है, वहां पर सांस्कृतिक समागम हो रहा है। अब सांस्कृतिक समागम का मतलब क्या हो जाता है कि संस्कृति का आपस में मिल जाना और एक दूसरे में खो जाना। मतलब क्या है, जिसमें अलग अलग स्थानों की चीजें आपस में घुल मिल जाती हैं और इतनी घुल मिल जाती हैं कि खो जाती हैं। मतलब कि उनकी मूल पहचान और उनकी विशिष्टता गुम हो जाती है, उनकी जो ओरिजिनलिटी है, मतलब उनकी जो मूल पहचान है वो गुम हो जाती है और बिल्कुल एक नया रूप सामने आता है, बदलकर दोनों का मिला जुला हुआ रूप सामने आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सांस्कृतिक समागम। इसका मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको, है ना। पीले चावल खाए होंगे सबने, खाए कि नहीं खाए। अब ये क्या है भैया, चावल सब जगह बनते हैं, तो कहीं बनती है बिरयानी और कहीं बनता है वो दम बिरयानी, कहीं कुछ। हमारे यहाँ ये साधारण नहीं है, तो हमने हल्दी नमक मिर्च डाल के पीले चावल तैयार कर दिए। तो क्या होगा, यहाँ पर उसकी पहचान ही एक तरीके से आप देखेंगे बदल गई है। इतने घुल मिल गए कि वहां के चावल आए और वो जो करते थे हमने कुछ और कर दिया, ये कुछ और बन जाते हैं। टेस्ट वेस्ट सब बिल्कुल अलग हो जाता है यहाँ पर। तो ऐसे ही यहाँ पर संस्कृतियों का हो रहा है कि आई एक दूसरे में घुली मिली और फिर वो अपनी वास्तविकता खो जाती है कोई दूसरे रूप में। पीले चावल क्या है, फ्राई राइस का कॉन्सेप्ट है ना, जो आपका बिरयानी का कॉन्सेप्ट है वही है, और हमने क्या कर दिया, उसको आया वो बिरयानी का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आया, हमने अपने हिसाब से ढाल दिया, बदल गया। तो ऐसे ही जब वो चीजें क्या हो, मूल पहचान और उनकी विशिष्टता जब गुम हो जाएगी तो उसको क्या होगा, एकदम नया रूप आ जाएगा। जैसे अपन ने बोला कि यार वो अच्छा ऐसा बनाते हो चावल, हमने ही बना दिया, और एक नई पहचान बिल्कुल सामने आ गई। तो ये ऐसे ही क्या हो रहा है, ऐसी ही संस्कृतियों के साथ हो रहा है। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, सांस्कृतिक या सांस्कृतिक समागम कहा जाता है। अब जो मजदूर अनुबंध पर गए हुए थे, जिनको एग्रीमेंट के तहत ले जाया गया था अलग अलग देशों में, हमने बात की थी, जब वो एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, एग्रीमेंट समाप्त हो जाने के बाद क्या होता है, एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद ज्यादातर जो लोग हैं, जो मजदूर गए थे, वो वापस नहीं लौटते थे। जो लौटे भी तो फिर यहां से आए, कुछ दिन रुके और वापस से फिर वहीं अपनी नई जगह चले गए, नए घर चले गए। क्यों? क्योंकि वहां पर लंबे समय से उनका संघर्ष, उनकी पीड़ा सब जुड़ी हुई है, इस कारण से वो लोग वहां पहुंच गए। इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसका उदाहरण के तौर पर देखें कि आपने एक प्रसिद्ध साहित्यकार, जिनको हमने बी एस नायपाल, इनका नाम नोबेल विजेता है बी एस नायपाल, इनका नाम भी आपने सुना होगा।
अब वेस्ट इंडीज की टीम में कई सारे ऐसे नए नाम देखते होंगे जो हमारे नामों से मिलते जुलते हैं, जैसे शिव नरेन चंद्रपॉल, है ना, राम नरेश सरवन, है ना, ऐसे आप सुनील नरेन, आपने ऐसे सब नाम देखे होंगे। तो ये क्या है कि ये इनके जो वंशज हैं, इनके जो पूर्वज हैं, वो कभी भारत से गए होंगे मजदूर बनाकर, उनको अनुबंधित श्रमिक बनाकर वहां ले जाया गया होगा, काम कराया गया होगा, फिर वो लोग वहीं बस गए। हमारे चूंकि उनका खाना पीना सब बदल गया, लेकिन नाम धाम जो हमारी संस्कृति का है वो लेकर उन्होंने रखा, और वो लेके रखा, उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसे आप देख पा रहे हैं कि भाई ये शिव नरेन या जो राम नरेश सरवन है या सुनील नरेन है, ये सब लोग क्या हैं, ये भारतीय लोग थे जो श्रमिक अनुबंधों के तहत या अनुबंधित श्रमिक के तहत वहां गए हुए थे और वहीं पर फिर बस जाते हैं। ये 19वीं सदी का पूरा दौर था। 20वीं सदी में देखें कि 20वीं सदी की जैसे शुरुआत होगी तो हमारे देश मतलब भारत के अंदर राष्ट्रवादी जो नेता थे वो इस प्रथा का विरोध करने लगे। किस प्रथा का? ये अनुबंधित श्रमिक बनाने की प्रथा का विरोध करने लगे कि हमारे यहां से आप अनुबंधित श्रमिकों को नहीं ले जाएंगे। और इसको वो कहते थे, उन्होंने इस अनुबंधित श्रमिक प्रथा को कहा हुआ था यह बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था है कि आप ले जाते हैं, ना उनका रहने का कोई ठिकाना, ना खाने का, उनके साथ बड़ा गलत होता है, तो ये अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था है। अंततः इनकी कोशिशों के चलते 1921 में इस व्यवस्था को भारत से खत्म कर दिया गया कि अब भारत से किसी प्रकार के कोई अनुबंधित श्रमिक वहां पर नहीं ले जाए जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी कई दशकों तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज, मतलब जो हैं जिन्हें कैरिबियाई द्वीप में ले जाया गया था, तो मजदूरों के वंशज कैरिबियाई द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। संख्या कम थी, इनको पता ही नहीं था कि हमारा क्या होना है, कम्युनिकेशन नहीं था, संचार के साधन नहीं थे कि बात हो पाए भाई कि भाई फोन लगा दें कि हमको ले जाओ, हमारे लिए एयरलिफ्ट करो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो क्या होगा, घबराहट में इन्हें जीवन निकाला हुआ था। वहां के लोग जो है, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, मतलब जो कैरिबियाई द्वीप है, जहां जहां इनको ले गया, तो वहां के कुछ लोकल लोग होंगे, वो लोकल लोग इन मजदूरों को जो अनुबंधित श्रम या अनुबंधित श्रमिक के तौर पर आए हुए थे, इनको कुली समझते थे और उनके साथ कुली जैसा या कुलियों जैसा बर्ताव भी किया जाता था। ये अपने आप में बड़ी खराब चीज थी कि भाई इनके साथ कुलियों जैसा बर्ताव क्यों किया जाता है, तो उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा था। बीएस नायपाल ने अपनी कुछ उपन्यासों में, है ना, ये सारा मतलब जो बिच्छो, मतलब जो हमारे साथ परायेपन का व्यवहार होता है, तुच्छतापूर्ण व्यवहार होता है, तो परायेपन और बिच्छोए के एहसास का उल्लेख भी किया है, उनने उसके बारे में लिखा भी हुआ है। तो ये टॉपिक था हमारा कि भाई भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, वो जा रहे थे, उससे कुछ संस्कृति पर असर पड़ रहा था। भारत में जिस इलाके से गए तो वहां पर भी कुछ असर पड़ा, लोगों को कर्जा बढ़ा, कुटीर उद्योग खत्म हुए, ये सारी बातें हमने इस वीडियो के अंतर्गत देखी। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कि भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, कैसे जा रहे थे, कहां जा रहे थे, हमने सारी बातें इस वीडियो में कर ली। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट डेवलप की है और अपना एक एप्लीकेशन भी बनाया है। एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए गूगल पर टाइप करें magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करेंगे गूगल का कई सारे रिजल्ट आएंगे, उनमें पहली लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आप वेबसाइट में प्रवेश कर जाएंगे। और जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो आपको दिखेगा यहां पर कि इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उसके नीचे आएंगे, देखिएगा कि कोर्सेस, टॉप कोर्सेस, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस। कोर्स सेलेक्ट करना भाई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, स्पोकन, नीट, है ना, जेई क्या है, तो आपने मान लीजिए कि सिलेक्ट किया कि हिंदी मीडियम है। फिर उसके नीचे आपको ऑप्शन आएगा क्लास सेलेक्ट करने का। आप कक्षा 10वीं के हैं तो आपने कक्षा 10वीं सेलेक्ट कर ली। कक्षा 10वीं सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप कक्षा 10वीं सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करते ही आपको कक्षा 10वीं के सारे विषय सामने ओपन हो जाते हैं, शिक्षक या टीचर्स की फोटो के साथ। अब आपको क्या पढ़ना है, मैं मान कर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपका मन करे, जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो देखना है वो आप देख सकते हैं। मैं मानता हूं कि आपका मन कर रहा है कि भाई सामाजिक विज्ञान देखना है, इतिहास पढ़ना है, आपने देखा भारत और समकालीन विश्व, बोले यार यही हमारी इतिहास की बुक है, आपने क्लिक किया वॉच नाउ पर। जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं क्या होगा, ये प्लेलिस्ट पूरी हिस्ट्री की चालू हो जाएगी। बस आपको कौन सा चैप्टर देखना है, पहला चैप्टर, यहां पर क्लिक किया, ये लिस्ट खुल जाएगी पूरी, इसमें कितने टॉपिक हैं और क्या क्या है सारा आ जाएगा। हर टॉपिक के सामने सब वॉच नाउ का बटन बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे, वॉच नाउ पर क्लिक करते वीडियो चल जाएगा। वीडियो चलेगा, आप अपना बढ़िया तरीके से अपना देखिए, और देखने के बाद आपको लगता है कि अगला वीडियो भी हमको अभी तुरंत पढ़ना है, हमें कोई ब्रेक नहीं लेना है, बस नेक्स्ट बटन का भी उपयोग करें, नेक्स्ट वीडियो का उपयोग करें और अगले वीडियो पर चले जाएं और आराम से व्यवस्थित तरीके से एक के बाद एक वीडियो देखें, अपने नंबर बढ़ाएं, अपना ज्ञान बढ़ाएं, सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत करें।
मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी सेशंस होते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें, और कमेंट भी करें। कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।